Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of chapter number 2, and question number 2 is about what did Al-Biruni and Ibn Battuta have in common. अच्छा जी, क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी और इब्न बतूता में क्या चीज़ कॉमन थी एंड वो किससे इंस्पायर्ड हुए। अच्छा, इस बुक में जो है वो अल-बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में डिटेल दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमने क्या निकालने हैं, उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं और उनकी इंस्पायरेशन निकालनी है। तो अब इनके जो करेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो क्या मिलते हैं हमें, बोथ वर ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर, ठीक है। दोनों जो थे वो ट्रैवलर कौन होते हैं, जो नई नई जगहों पे सफ़र करते हैं, और एक्सप्लोरर नई नई जगहें दरियाफ्त करते हैं, ठीक है, नए नए एरियाज डिस्कवर करते हैं। तो जो दोनों जो थे वो बोथ वर ट्रैवलर थे एंड एक्सप्लोरर थे। दे रोट देयर बुक्स इन अरेबिक, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी थी वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इनमें क्या कॉमन आ रहा है वो है कि दोनों मुस्लिम्स थे, बोथ वर मुस्लिम्स। फिर फोर्थ है दे वर ऑल्सो जियोग्राफर, तो दोनों जो थे वो जियोग्राफर्स भी थे, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में डिटेल क्या बताई हुई है अल-बिरूनी और इब्न बतूता की, कि दोनों ने जो थी वो स्टडी की थी उससे रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड। अच्छा, इब्न जो अल-बिरूनी था ना, उसने ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी उसमें स्पेशलाइज्ड यानी उसने उससे रिलेटेड काफ़ी बुक्स लिखी थी, ठीक है। सेकेंडली जो इब्न बतूता था उसने क्या किया था कि उसने अर्थ का सर्कमफ्रेंसेस डिस्कवर किया था, सर्कमफ्रेंसेस बताया था, ठीक है। तो इसलिए दोनों को हम जियोग्राफर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे वर ऑल्सो जियोग्राफर्स, इसलिए ये उनके 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब आती है उसकी इंस्पायरेशन, तो किससे इंस्पायर थे। ग्रीक वर्क इंस्पायर्ड दैम, जो ग्रीक वर्ड था, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने लास्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जो एंशियंट वर्क था ना ग्रीक का, जो ग्रीक टाइम पीरियड, जो इससे भी पहले का टाइम पीरियड था, जिसमें उन्होंने भी ज़ाहिर है हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ स्टडी हुआ है, हर चीज़ के बारे में सोचा गया, समझा गया। तो ग्रीक वर्क जो था वो उससे इंस्पायर्ड थे। दे ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ एंशियंट ग्रीक, उन्होंने एंशियंट ग्रीक की जो उनका वर्क था उसको ट्रांसलेट किया था, एंड एडेड देयर ऑन ऑब्जर्वेशंस, और उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन भी ऐड की, यानी कुछ पुराना काम लिया जो एंशियंट ग्रीक का था, उसको लिया, उसको ट्रांसलेट किया, देन उसमें कुछ अपनी भी ऑब्जर्वेशन ऐड की, ठीक है, जो उन्होंने कुछ नया ऑब्जर्व किया था। दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ अल इदरीसी एंड हिज मैप्स, वो जो थे वो अल इदरीसी से के काम से और उसके मैप से बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि अल इदरीसी का जो हिस्ट्री में नाम है वो उसके मैप्स से रिलेटेड है, कि उसने मैप्स बनाए थे, तो वो इनसे भी बहुत इंस्पायर्ड थे। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये इसकी हेडिंग है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ वर ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर, ये 4 इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और फिर इसकी इंस्पायरेशन आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन और वैसे इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू इब्न हैशम एंड अल रजी, कि क्यों जो मॉडर्न वर्ल्ड जो अब मॉडर्न टाइम चल रहा है वो क्यों जो है इंडेप्टेड, मतलब मरहून मिन्नत या मकरूज होना किसी का, कि वो इब्न हैशम और अल रजी का के क्यों मरहून मिन्नत है, कि मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न इजादात जितनी भी हो रही हैं वो इब्न हैशम और अल रजी के क्यों मरहून मिन्नत है, या उनसे उनका मतलब किस तरीके से उनके मकरूज है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जब आपने इन दोनों को बताएंगे, इन दोनों का इब्न हैशम के बारे में भी और रजी के बारे में भी, तो आपने स्टार्ट जो लेना है ना दोनों की हेडिंग का वो इस क्वेश्चन से लेना है, ठीक है। कैसे, जैसे लाइक पहले इब्न हैशम की बात आ रही है तो इब्न हैशम की हेडिंग देंगे, अभी मैं आंसर की तरफ आपको लेके जाती हूँ। फिर इब्न हैशम की हेडिंग देने के बाद आपने स्टार्ट करना है द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, क्वेश्चन से ही देख के, द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू इब्न हैशम बिकॉज आगे लगाना है, ठीक है। जब इब्न हैशम की बात होगी तो सिर्फ इब्न हैशम का वर्ड हमने लगाना है, ठीक है, सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो और जब हम अल रजी की बात करेंगे तो फिर हम यही सारी स्टेटमेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू अल रजी बिकॉज आगे बिकॉज लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इब्न हैशम की बात करेंगे, तो आपने किस तरीके स्टार्ट करना है, इब्न हैशम की हेडिंग देनी है और स्टार्ट करना है द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू इब्न हैशम बिकॉज। नाउ कम टू पेज नंबर 8, ये इब्न हैशम की हेडिंग है और आपने क्या लिखना है इधर, द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू इब्न हैशम बिकॉज, और उसके बाद थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे इब्न हैशम का वर्ड आपने कट करके लगाना है ही,
ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ही, बिकॉज ही स्पेशलाइज्ड इन ऑप्टिक्स। इब्ने हैशम का जो हिस्ट्री में जिक्र किया जाता है उसको ऑप्टिक्स के स्पेशलाइज्ड माना जाता है। ठीक है, इसने आँख के बारे में और उसकी जो लाइट रिफ्लेक्शन और ये जो हमारी आईज का स्ट्रक्चर है और जो इसमें जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ को डीपली स्टडी किया था। ठीक है, तो इसको ज़्यादा तो माना जाता है कि इसमें ऑप्टिक्स का स्पेशलाइज्ड माना जाता है। इसके अलावा और किस फील्ड में उसने स्पेशलाइज किया था, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, मेडिसिन में एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड। अच्छा, इब्ने हैशम का उन्होंने क्या बताया है कि ये जो है हमारी जो इब्ने हैशम जो है वो बेसिकली ऑप्टिक्स का स्पेशलाइज था, लेकिन इसमें आगे जो स्पेशलाइज्ड उसने उनके जो और भी सब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, मैथमेटिक्स था, फिजिक्स थी, मेडिसिन की फील्ड में भी थे उसको, एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड। अब मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड क्या है? मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड ये है कि जैसे हमने या आजकल की मॉडर्न टाइम की बात करें तो अगर किसी मसले से रिलेटेड किसी चीज़ पे सर्च करनी होती है ना, तो उसमें पहले उस चीज़ पर गौर करके, ठीक है, उस मसले पे गौर करके पहले कोई अजम्पशंस रखी जाती है कि ये ऐसा भी हो सकता है या ये इसकी वजह से हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम, किसी से भी रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कुछ अजम्पशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर उन पे उनका तज्जिया करने के बाद फिर उनका ना क्या किया जाता है, उन पे अजम्पशन पे गौर करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सी अजम्पशन पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो पूरा होता रहा है। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब हम किसी भी मसले का हल या किसी से रिलेटेड जो आजकल आप चीज़ें देख रहे हो, रिसर्चेस देख रहे हो, वो उसके रिजल्ट एकदम हमारे सामने नहीं आते, उसके पीछे बहुत डीप स्टडी होती है। ठीक है, तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड यही है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इब्ने हैशम से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखना कि एक्चुअली जो साइंस की जो बेसिक है ना, ठीक है, जो बेस है ना वो मुस्लिम्स ने बनाई है। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री में जितनी भी आप थोड़ा बहुत इसकी जो डीप उसकी बैक देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुसलमानों का रोल प्ले है, मतलब उन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। तो इसी तरह इब्ने हैशम जो है वो उनका मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड जो था वो भी मतलब उन्होंने उसकी डेवलपमेंट यानी उनसे स्टार्ट हुआ। और मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड जैसे मैंने आपको बताया है क्या है, किसी चीज़ के बारे में अजम्पशन के बाद एक्सपेरिमेंट करना और उसके बाद किसी रिजल्ट तक पहुंचना। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसका स्टार्ट किसने लिया, इब्ने हैशम ने। हिज बुक किताबुल मनाजिर बुक ऑफ ऑप्टिक्स कंप्राइजिंग 7 वॉल्यूम। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी किताबुल मनाजिर के नाम से, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इसके 7 वॉल्यूम्स आए थे। ठीक है, यानी 1 बाय 1 इसके स्टेप बाय स्टेप 7 वॉल्यूम जैसे एपिसोड्स होती हैं ना, इसी तरह 7 वॉल्यूम्स आए थे इसके। मतलब हर एक पे थोड़ी मजीद डिटेल वॉज स्टडीड बाय वेस्टर्न स्कॉलर, जिनको वेस्टर्न स्कॉलर ने इसको स्टडी किया एंड लेट द ऑप्टिकल रिसर्च, और उस पर ऑप्टिकल रिसर्च की, एंड लेटर द इन्वेंशन ऑफ द कैमरा, और उसके बाद फिर कैमरे को इन्वेंट किया। अब आप यहाँ पे देखो कि जो कैमरे की इन्वेंशन है उसमें भी बैक पे किस पे का काम हो रहा है, उसकी रिसर्चेस जो है वो किसकी हैं, बेसिक स्टार्ट किसने लिया, इब्ने हैशम ने। तो हर चीज़ का जितनी भी साइंस में जदीद टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है तो आहिस्ता आहिस्ता अब हुई है, लेकिन जो उसकी स्टार्ट था, बेस था, वो किसने बनाया, उसका स्टार्ट जो बेस है वो मुस्लिम्स ने लिया। और कैमरे की जो इन्वेंशन हुई उसकी भी बेस पीछे से अगर आप देखें तो वो इब्ने हैशम की रिसर्चेस से आगे उन्होंने कैमरा इन्वेंट किया। अच्छा जी, अब आगे आएगा अल रजी। उसी तरह आपने इसकी भी इस अल रजी के पैराग्राफ की स्टार्ट किस तरह लेना है, द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू अल रजी बिकॉज लगा के फिर थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, बिकॉज ही स्टडीड। ठीक है, बिकॉज ही स्टडीड द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। अब ये जो था अल रजी, ये थोड़ा डॉक्टर फील्ड में था। ठीक है, ज़्यादा इसका फोकस जो था वो डॉक्टर फील्ड में था। इसने क्या किया था, इसने स्टडी की थी सिम्टम्स पे, कौन से सिम्टम्स, और उनकी ट्रीटमेंट पे, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स पे। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स क्या है, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दोनों आपस में थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है।
स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो बहुत आपके स्किन पे ना बहुत अजीब सा स्किन और वायरस की वजह से एक दाने से निकल आते हैं, ठीक है। और मीजल्स जो है, ये मीजल्स भी वायरस का एक अटैक होता है जिसका नाम मीजल है, ठीक है। उसकी वजह से बॉडी पे छोटे छोटे डिस्टेंस के साथ थोड़े कहीं कहीं दाने का, अगर हल्के अटैक हो तो दूर छोटे छोटे उसके दाने निकल आते हैं, ठीक है। तकरीबन 12 दिन का इसका वो एक सर्कल होता है। और जो स्मॉल पॉक्स है इसमें आई थिंक 2 वायरस जो होते हैं ना, कोई 2 वायरस होते हैं, वो उनके आपस में इंटरेक्शन से या उनकी अटैक जो उनकी बॉडी पे होता है उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं। अच्छा, ही ऑब्जर्व पेशेंट केयरफुली, इसने पेशेंट्स को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया टू नोट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, किसी भी डिजीज को उसके सिम्टम्स को नोट करने के लिए उसने पेशेंट को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया। एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हॉस्पिटल, और फिर इसने कॉन्सेप्ट दिया हॉस्पिटल का। अब आप हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो भी अल रजी से स्टार्ट हुआ। मतलब अल रजी के ख्याल में कि अगर कोई भी शख्स ऐसा बीमार हो तो उसके लिए उसको घर वालों से, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, बजाय इसके कि वो इन्फेक्शन वहाँ पे फैलाए, जैसे मैंने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का बताया, तो ये इस तरह का कोई वो इन्फेक्शन बाकी लोगों को भी लगे, इससे बेहतर है उसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ से बाकी लोग जो है वो उसकी वजह से मुतासर ना हो सके। और फिर जब तक वो रिकवर नहीं कर जाता उसको वहीं रखा जाए। तो बेसिकली उसने एक हॉस्पिटल का वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया। और इसके बाद आपने हॉस्पिटल तक करने के बाद आपने आना है इस पैराग्राफ की अल रजी की सेकंड लास्ट लाइन पे, मोर देन 200 बुक्स लिखा हुआ है। इससे पहले आपने लिखना है ही रोट, ही WROTE, ही रोट मोर देन 200 बुक्स। इसने बहुत ज़्यादा 200 से ज़ायद बुक्स लिखी, out of which more than half are on various aspect of medicine and the diagnosis and treatment of disease, ठीक है। अब क्या था कि इसने बहुत ज़्यादा यानी 200 बुक्स से भी ज़्यादा बुक्स लिखी, और जिसमें आधी से ज़्यादा जो थी ना वो किस पे थी, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, जिसमें किस पे डिस्कस करी थी, मेडिसिन से रिलेटेड थी। एंड दूसरी एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, यानी किसी भी डिजीज़ को बाकी किससे रिलेटेड थी, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड डायग्नोज करना, यानी उसकी तशखीस करना कि इसको क्या मसला है, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब आपने इस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या करना है, पहले इब्न हाशिम का जिक्र है तो आप पहले इब्न हाशिम की हेडिंग दे दें। द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू इब्न हाशिम बिकॉज से लेकर स्टार्ट करना, बिकॉज के बाद आपने थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है जहाँ पे इब्न हाशिम को कट करके आपने लिखना है ही, बिकॉज ही स्पेशलाइज्ड। अब इसको आपने उसी लाइन से कंबाइन कर लेना है, बिकॉज ही स्पेशलाइज्ड इन ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, और नेक्स्ट पेज पे कैमरा तक, ठीक है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा इस क्वेश्चन का अल रजी। इसी तरह स्टार्ट करना है, द मॉडर्न वर्ल्ड इंडेप्टेड टू अल रजी बिकॉज, थर्ड लाइन से ही स्टार्टेड द सिम्टम्स से लेकर इधर से आएगी यहाँ तक हॉस्पिटल तक, ठीक है। यहाँ से थर्ड लाइन से लेकर उधर से आगे कंटिन्यू करना है 3 लाइन्स, यानी ऐसे बनती है 5th लाइन, ठीक है, हॉस्पिटल्स तक, ही स्टडीड से लेकर हॉस्पिटल तक। उसके बाद आपने इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे आना है और लिखा हुआ है मोर देन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले आपने लिखना है ही रोट मोर देन 200 बुक्स आउट ऑफ विच से लेकर वो कंप्लीट पैराग्राफ है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तक। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।